अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेजबान उस्मान अहमद आपकी पसंदीदा चैनल BSE लर्निंग में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि डेव C++ के अंदर आपने C लैंग्वेज का प्रोग्राम किस तरह से लिखना है और इसकी जो कंपाइलर की सेटिंग्स हैं वो आपने किस तरह से करनी है। व्यूअर्स, मेरे पास ये डेव C++ 5.11 का जो वर्जन है वो मेरे पास इंस्टॉल है। सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने टूल्स के अंदर जाके, ये हमारे पास कंपाइलर ऑप्शंस होती हैं, कंपाइलर ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना है। कंपाइलर ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास ये सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होती है कोड जनरेशन की। तो कोड जनरेशन से आपने इसको सेट कर लेना है ISO C99। बेसिकली ये स्टैंडर्ड है जो कि हम C लैंग्वेज के लिए जो इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने ओके प्रेस कर देना है और ओके प्रेस करने के बाद जब आपने फाइल पे जाके न्यू सोर्स फाइल पे क्लिक करना है तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। वो जिसमें इस तरह से भी होता है कि जब हम डेव C++ को इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम तो इसका जो फॉन्ट है वो काफी जो स्मॉल साइज में होता है। इसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टूल्स के अंदर एडिटर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं। एडिटर ऑप्शंस पे जाके ये हमारे पास फॉन्ट का टैब है और इस टैब से आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फॉन्ट का साइज जो वो सेट कर सकते हैं कि क्या आपको जो वो फॉन्ट का साइज चाहिए। तो मैं यहाँ पर 16 जो इसका साइज सेट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद में ओके का बटन प्रेस कर लेता हूँ। तो ओके का बटन प्रेस करने से जो मेरी एडिटर की सेटिंग्स हैं वो थोड़ी सी विजिबल हो जाएंगी। सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम हम फर्स्ट प्रोग्राम इसमें बनाएंगे उसमें यूज जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाता है और मेन फंक्शन के बाद उसकी बॉडी आ जाती है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपको पता है कि हम हैश के सिंबल से शुरू करते हैं हमेशा, और जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो दो तरह के हमारे पास, एक तो इंक्लूड है और दूसरा डिफाइन है। अभी फिलहाल हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करेंगे। बेसिक जो इसका पर्पज है वो ये है कि हमने मेन फंक्शन के अंदर जो जो फंक्शंस यूज करते हैं वो फंक्शन जिस लाइब्रेरी फाइल के अंदर मौजूद है वो लाइब्रेरी फाइल हमें अपने इस प्रोग्राम के अंदर ऐड करने की जरूरत पेश आती है ताकि कंपाइलर को वो फंक्शंस उस फाइल में मिल जाए। तो जो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव होता है वो बेसिकली बिफोर कंपाइलेशन कंपाइलर के लिए कुछ डायरेक्शंस होती हैं जो कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले वो एग्जीक्यूट करता है। तो मैंने जो मेन फंक्शन के अंदर आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने फंक्शन यूज करना है वो फंक्शन है printf। तो ये जो printf फंक्शन है ये एक्चुअली stdio.h बेसिकली हेडर फाइल को कहते हैं। हमारे पास जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं उन सब की जो एक्सटेंशन है वो .h है। तो मैंने यहाँ पर हैश इंक्लूड के अंदर मैंने stdio.h हेडर फाइल जो वो लिखती है। लिहाजा जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल किया जाएगा तो कंपाइल करने से पहले कंपाइलर इस फाइल को हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ऐड कर देगा। और ये फाइल कहां पर पड़ी होती है? ये हमारे सी ड्राइव के ऊपर जो प्रोग्राम फाइल्स की जो डायरेक्टरी होती है उसके अंदर इंक्लूड की एक डायरेक्टरी होती है, उसमें ये सारी हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं। दूसरी जो लाइन होगी हमारी इस प्रोग्राम के अंदर वो होगी इंटीजर मेन, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये इस मेन फंक्शन की बॉडी है। बेसिकली जो हमने स्टैंडर्ड यूज किया है वो ISO 99 स्टैंडर्ड है जो कि हमें ये बताता है कि हमारे प्रोग्राम में जो मेन फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप होगी इंटीजर, और चूंकि रिटर्न टाइप होगी तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये उसकी हमारा बेसिक जो है वो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है।
हमने जो भी प्रोग्राम बनाना है वो हमने इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अंदर रह के बनाना है, ना हमने इनसे बाहर कुछ लिखना है, ना हमने मेन से पहले कुछ लिखना है। लिहाजा इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अंदर जो कुछ मैं लिखूंगा वो सारा कुछ सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट किया जाएगा। 99% जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनको सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट किया जाता है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर इसको टर्मिनेट किया है सेमीकोलन के साथ। तो मैं सबसे पहले printf फंक्शन को यूज करता हूँ। printf फंक्शन बेसिकली क्या करता है, कोई भी चीज जो हम स्क्रीन पे प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं उसको हमें printf फंक्शन के अंदर लिखना पड़ता है। वो तमाम चीजें, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस, वो तमाम मैसेजेस जो आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं वो आपको printf स्टेटमेंट के अंदर, printf फंक्शन के अंदर लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस हैं, लेकिन इन तमाम फंक्शंस में से सबसे ज्यादा जो कॉमन फंक्शन है वो printf फंक्शन है। सबसे पहला जो इसका फॉर्मेट है वो ये है कि आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी मैसेज लिखेंगे वो मैसेज एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर सी लैंग्वेज लिखता हूँ और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हर लाइन के एंड पे आपने सेमीकोलन लगाना है। तो ये मेरी एक लाइन जो यहाँ पर मैंने लिख दी है। उसके बाद आपने इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए ये हमारे पास F11 शॉर्ट की है, आप यहाँ पर क्लिक करें और जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो हमें सेव करने के लिए ऑप्शन बताएगा। सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने ये देखें, ये जो सेव टाइप लिखा हुआ है, सेव टाइप में जाके आपने इसको सी सोर्स फाइल कर देना है और सी सोर्स फाइल करने के बाद आपने अपनी फाइल का यहाँ पर नाम लिखना है। सपोज मैं यहाँ पर फर्स्ट के नाम से अपनी फाइल को सेव करना चाहता हूँ। इसके अलावा और जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप अपने कंप्यूटर की डायरेक्टरी में एक न्यू फोल्डर बना लें। ये देखिए, ये क्रिएट न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करें, ये फोल्डर बन जाएगा और इसमें मैं सी प्रोग्राम्स का एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर जाके मैं अपने इन तमाम फाइल्स को स्टोर कर देता हूँ। देखें, कंपाइल का बटन जो ही मैंने प्रेस किया था उसने पहले मेरी फाइल को सेव किया और सेव करने के बाद उसने मुझे ये आउटपुट रिटर्न कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट डॉट सी जो वो लिखा हुआ है और इस प्रोग्राम की जो आउटपुट मुझे नजर आ रही है वो सी लैंग्वेज लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने यहाँ पर वन टाइम जो वो printf की स्टेटमेंट यूज की है, इससे मुझे वन टाइम यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा वही जो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। मुझे यहाँ पर लैंग्वेज की स्पेलिंग मैंने जानबूझकर जो वो गलत लिखे हैं ताकि आपको ये पता चले कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ आप लिखेंगे वो एज इट इज जो यहाँ पर लिखा जाएगा। सी लैंग्वेज का कंपाइलर आपको कभी ये नहीं बताएगा कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया है, आपने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया है, या आपने कुछ सिंबल लगा दिए यहाँ पर जो कि हम सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी वेरिएबल नेम के अंदर नहीं रख सकते। आपने कोई नंबर लिख दिया है, वो आपको इस तरह कोई भी मैसेज नहीं देगा, क्योंकि ये बेसिकली इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो हम लिखते हैं वो हमारा एक स्ट्रिंग होता है और स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को कहा जाता है। तो हम जो मर्जी इसके अंदर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे वो हमें स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पर शो करवाया जाएगा। अभी ये जो स्क्रीन है मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि कर्सर बिल्कुल लास्ट पर है। हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से लेकर और रिटर्न 0 तक जो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब जस्ट इस स्क्रीन को ऑफ करने के लिए वो आपको मैसेज दे रहा है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो वो स्क्रीन रिमूव हो जाती है। तो व्यूअर्स, इसमें देखें मैं यहाँ पर कुछ और भी स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, लाइक जैसे मैं लिखता हूँ हर लाइन को आपने सेमीकोलन पे टर्मिनेट करना है। अगर आप किसी लाइन के लास्ट पे सेमीकोलन नहीं लगाते
तो कंपाइलर उस पर एरर देगा। देखिए मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करता हूँ वंस अगेन, तो वो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पर मुझे वो एक एरर मैसेज दे रहा है, वो कहता है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, कि रिटर्न से पहले यहाँ पर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है। मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया और लगाने के बाद मैंने इसको दोबारा जो रन किया तो उसने मुझे यहाँ पर ये मैसेज दिया है कि सी लैंग्वेज, उसके बाद देखिए लैंग्वेज के बिल्कुल साथ उसने लिख दिया माय रोल नंबर इज 007। तो चूंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जब तक हम उसको नहीं बताएंगे कि यहाँ से हमारी न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है, तब तक जो हम जितनी भी हमारी आउटपुट है वो प्रीवियस लाइन के साथ ही जो रखी जाएगी। तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी लाइन है ये न्यू लाइन पर आए, तो आप \n लिख दें। \n लिखने से ये होगा तो जो हमारी आउटपुट होगी वो न्यू लाइन पर चली जाएगी। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम \n यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर लिखने के बजाय हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। होगा क्या कि सी लैंग्वेज प्रिंट करवाया जाएगा और उसके बाद कर्सर न्यू लाइन पे चला जाता है और न्यू लाइन पे जाने के बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट आउट करवा दिए जाते हैं। तो ये हमारी मर्जी है कि हम \n यहाँ पर लिखते हैं या हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद अगर हम अपनी इन लाइंस को एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना चाहें तो भी हम जो उसको लिख सकते हैं। सिंपली आपने करना यह है कि ये जो लाइंस हैं ये आपने यहां से रिमूव कर देनी है। \n जरूरी नहीं कि शुरू में या किसी लाइन के आखिर में लगाया जाए, आप अपने स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। सी लैंग्वेज लिखा जाएगा और फिर \n यहाँ पर लगा दिया गया, कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा और उसके बाद पे नेक्स्ट लाइन प्रिंट आउट करवा दी जाएगी। हमारी आउटपुट के अंदर देखें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर आप टू मच जो प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो आप एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर \n को यूज कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि कम से कम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो लिखी जाएंगी और जो हमारा कोड होगा वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हम चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। ये तो सिंपल ये है कि हमने अगर कोई भी यूजर को मैसेज देना है तो वो मैसेज हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे, सो वो एज इट इज वो हमारी स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इसी तरह से आप नंबर ऑफ लाइन्स जो हो प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिख के इस प्रोग्राम की एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो दूसरा हमारे प्रोग्राम का फीचर है वो ये है कि हमने आज वेरिएबल्स देखने हैं कि वेरिएबल्स किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए दो चीजें हमें जो रिक्वायर होती हैं। पहली जो चीज है वो है डेटा टाइप और जो दूसरी चीज है वो है वेरिएबल का नाम। बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर चार जो मेजर डेटा टाइप्स हैं। पहली जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप ऐसी जो वैल्यूज के लिए हम सेट करते हैं जिसमें के पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता, इशारे की जरूरत नहीं होती। जब हमें यानी ऐसे नंबर्स जिनके अंदर इशारियां नहीं हम लिखना चाहते उनके लिए हम डेटा टाइप इंट को यूज करते हैं। तो जो इंट डेटा टाइप है मैंने यहाँ पर इंट लिखा है और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्क्स। यानी मैंने अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करने हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो मार्क्स होते हैं वो कभी भी पॉइंट के अंदर नहीं होते, वो बगैर पॉइंट के जो हम ऐड करते हैं। तो मैंने मार्क्स के नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर सेट कर लिया। यही जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल का नाम है, इसको आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। आइडेंटिफायर बेसिकली किसी भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी कांस्टेंट का नाम हो सकता है, किसी फंक्शन या किसी लेबल का नाम हो सकता है। और इसके कुछ रूल्स भी हैं। कॉमन जो रूल्स हैं वो यही है कि जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कोई ना कोई लेटर होगा या ये अंडरस्कोर होगा। दूसरा, इसके अंदर स्पेस नहीं हो सकती। लाइक जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट मार्क्स, तो ये जो मेरे पास आइडेंटिफायर है ये गलत होगा क्योंकि इसके दरमियान स्पेस है। आपको ये स्पेस कवर करनी है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर अंडरस्कोर लगा लें
और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसके दरमियान से स्पेस खत्म कर दें, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर बन जाएगा। तीसरा इसके लिए रूल ये था कि कोई भी कीवर्ड जो वो हम यहाँ पर ऐसे वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर के तौर पर नहीं रख सकते। कीवर्ड्स आप ऐसे समझ लें कि ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दिए गए हैं ऑलरेडी, लाइक जैसे इंट है, जैसे रिटर्न है। तो ये वो बेसिकली लैंग्वेज की कमांड्स हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी पर्पस के लिए जो कंपाइलर के अंदर फीड की गई हैं और हम उसी पर्पस के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इनको रिडिफाइन नहीं कर सकते। जो इंट कीवर्ड है वो बेसिकली इंटीजर टाइप की एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उस मेमोरी लोकेशन का नाम मैंने ये रखा है। आपकी मर्जी है आप यहाँ पर क्या नाम रखना चाहते हैं। रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि ये फर्स्ट लेटर जो हो कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लेकिन ये होगा कोई ना कोई लेटर या ये अंडरस्कोर होगा। दूसरा, इस पूरे नेम के अंदर हम फर्स्ट लेटर के अलावा, फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा कहीं पर भी नंबर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पर चाहूं इंटीजर नंबर 1 लिखना, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। इस तरह से नंबर 2 लिखता हूं, ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है। नंबर 3 लिखता हूं, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये है कि मैं हर वेरिएबल को एक अलग लाइन पर डिक्लेयर कर दूं। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर एक ही टाइप के आपने मल्टीपल वेरिएबल्स लेने हैं तो वो आप एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉमा की सेपरेशन के साथ। अगर आपने इनमें कॉमा लगाना है तो फिर डेटा टाइप वन टाइम लिखनी है। अगर आपने यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है तो फिर आपको यहाँ पर डेटा टाइप वंस अगेन लिखनी है। बेसिकली ये जो सेमीकोलन है ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर हमारी लाइन टर्मिनेट हो गई। अब यहाँ पर इतनी लाइन तो टर्मिनेट हो गई क्योंकि ये हमारे पास डेटा टाइप आ गई और ये हमारे पास वेरिएबल का नाम आ गया। तो ये जो वेरिएबल का नाम है इसकी डेटा टाइप किधर गई, इसलिए हमें यहाँ पर, चूंकि हमने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया तो ये इतनी लाइन यहाँ पर कंपाइलर के लिए टर्मिनेट हो गई है। तो हमें फिर यहाँ पर वंस अगेन डेटा टाइप और आगे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको इन शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉमा लगाएं और एक ही टाइप के अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स लेने हैं तो कॉमा की सेपरेशन के साथ आप उनको लिख सकते हैं, जस्ट आपने लास्ट पे सेमीकोलन लगाना है। तो ये बेसिकली हमारे पास वो डेटा टाइप है जो कि प्योर न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर जो हम जो इनपुट कर सकते हैं और ऐसी न्यूमेरिक फॉर्म जिसके अंदर पॉइंट नहीं इन्वॉल्व होगा। सी लैंग्वेज के अंदर अगर आप कुछ कमेंट्स पास करना चाहते हैं तो उसके लिए ये हमारे पास बैकस्लैश है, डबल बैकस्लैश आपने लगाना है। इसके आगे आप जो भी लिखेंगे वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा और उनको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ऐड नहीं करेगा। तो जो कमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं उनके लिए हम ये बैकस्लैश 2 टाइम जो वो हम लगाएंगे। इसके आगे जो कुछ आप लिखेंगे वो सारा सारा कमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर इंट को डिफाइन करना चाहता हूँ कि इंट बेसिकली एक ऐसी डेटा टाइप है जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक जैसे कोई भी इनमें से नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे नंबर ये पॉइंट के बगैर आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी जो हमारे पास डेटा टाइप है जी वो है फ्लोट। फ्लोट ऐसी डेटा टाइप को कहा जाता है जो कि पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करती है। तो मैं यहां पर कमेंट्स के अंदर ऐड कर देता हूं, लाइक जैसे 3.14 है या 56.70। तो जब भी हम इस तरह की वैल्यू को स्टोर करना चाहेंगे सी लैंग्वेज के अंदर तो हम अपनी मेमोरी लोकेशन का नाम, उसकी टाइप फ्लोट रखेंगे। ये हमारी मेमोरी लोकेशन का नाम है और ये उस
मेमोरी लोकेशन की टाइप है। तो बेसिकली मेमोरी लोकेशन का नाम डिफाइन करना ही वेरिएबल कहलाता है। लिहाजा हमने यहाँ पर दो डेटा टाइप्स पढ़ ली। एक तो इंटीजर है जो कि इशारे के बगैर वैल्यूज हमसे जो इनपुट करवाएगा, और दूसरी जो है वो फ्लोट है जो कि इशारे वाली वैल्यूज को इनपुट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। वो जो तीसरी हमारे पास डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर, कि अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर जो स्टोर करना चाहते हैं, लाइक जैसे मैं कहता हूं कि हमने स्टूडेंट का ग्रेड स्टोर करना है, तो ये जो कैरेक्टर डेटा टाइप है ये एक सिंगल कैरेक्टर जो आपके अंदर स्टोर करता है। लाइक जैसे ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है, बट अगर कोई भी लेटर जो हो यहाँ पर हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है कि अगर आपने एक से ज्यादा कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं, लाइक जैसे मैं कहता हूं कि मैंने 10 कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, तो फिर उसके लिए हमें क्या यहां पर करना पड़ेगा, हमें उसको बताना पड़ेगा कि n एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होगी, 10 कैरेक्टर्स की होगी। तो कंपाइलर जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो क्या करेगा, वो हमारे लिए 10 कैरेक्टर्स डिफाइन कर देगा मेमोरी में, और उस मेमोरी ब्लॉक का नाम n रखेगा। कैरेक्टर के लिए अगर आपने एक से ज्यादा कैरेक्टर्स देने हैं तो कैरेक्टर्स आप यहीं पर उसको इनिशियलाइज करवा दें, और जो कैरेक्टर्स की इनिशियलाइजेशन है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की जाती है। मिसाल के तौर पे मैं एक नाम यहां पर लिख देता हूं जो कि स्टोर हो जाएगा। अब अगर आप ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास 10 कैरेक्टर्स बनते हैं यहां तक। तो इसमें जो आई है वो स्टोर नहीं हो सकेगा, लिहाजा मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इसकी लेंथ 10 की बजाय 12 कर देता हूं, ताकि ये मेरी सारी कैरेक्टर्स इसके अंदर n के अंदर स्टोर हो सके। तो जब भी आपने एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करना है तो फिर हम इस तरह से इसको स्टोर करेंगे, लेंथ बताएंगे, और लेंथ बताने के बाद हम अपनी वैल्यू बता देंगे, वो वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो बेसिकली ये वही जो टाइप है हम इसको स्ट्रिंग का नाम देते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, लाइक जैसे आप एक वर्ड है पाकिस्तान आप ऐड करना चाहते हैं, इसके अंदर पाकिस्तान को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जितने पाकिस्तान के कैरेक्टर्स हैं उतनी जो कैरेक्टर्स यहां पर डिफाइन करने पड़ेंगे, देन वो सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर स्टोर होंगे। तो ये टॉपिक हमारे पास आगे चलेगा, आगे फिर हम इसको डिटेल में जो स्टडी करेंगे। बेसिक जो हमारा आज का लेक्चर है वो कॉमन डेटा टाइप्स पर है, कि इंटीजर डेटा टाइप आपने सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है, फ्लोट का कैसे करना है, कैरेक्टर टाइप का कैसे करना है, और एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का किस तरह से करना है। तो ये हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं। बेसिकली ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को वेरिएबल डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है। इस लाइन को भी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, इस लाइन को भी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, इस लाइन को भी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, इस लाइन को भी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ही यही है कि डेटा की टाइप हम बता दें और साथ में वेरिएबल का नाम बता दें। ये दो चीजें डिफाइन करने का नाम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। और इसी तरह से ये जो लाइन है ये बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा टाइप बताने के साथ साथ
उसको वेरिएबल का नाम बताया और साथ ही हमने उसको वैल्यू भी बता दी। जबकि इन तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर, चारों स्टेटमेंट्स के अंदर हमने उसको वैल्यूज नहीं बताई, हमने जस्ट मेमोरी लोकेशन डिफाइन की है। लेकिन यहाँ हमने एक मेमोरी लोकेशन डिफाइन की जिसके अंदर 12 कैरेक्टर स्टोर होने और साथ ही हमने उसको 12 कैरेक्टर्स भी बता दिए। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इन वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है। उसके लिए हमारे पास रूल ये है कि आपने जो वेरिएबल का नाम लिखा वही आपने एज इट इज यहां पर लिखना है। वो याद रखें, अगर आपने यहां पर एस कैपिटल लगाया है तो यहां भी आप एस कैपिटल ही लिखेंगे। जैसे आपने वेरिएबल का नाम यहां लिखा वैसे ही यहां पर लिखा जाएगा। यहां स्मॉल लिखा तो इधर भी स्मॉल आएगा, इधर आपने कैपिटल लिखा तो इधर भी कैपिटल आएगा। सी जो है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है कि हमें यहां पर बताना पड़ता है कि ये हमारे डेटा की टाइप है। हम बगैर डेटा की टाइप बताए किसी भी वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं यहां पर स्मॉल एस लिख देता हूं तो कंपाइलर आपको एरर मैसेज देगा कि ये जो स्टूडेंट मार्क्स हैं ये आपने डिफाइन नहीं किए, आपने ये डिफाइन किए हुए हैं और इसके अंदर एस जो है वो कैपिटल है। चूंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सी, इससे हमें जिस तरह से वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा वैसे ही हमें यहां पर उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने यहां पर उसको वैल्यू बतानी है। लाइक जैसे मैं कहता हूं कि स्टूडेंट के मार्क्स मैं यहां पर बता देता हूं 758 है तो ये यहां पर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 1 है, इसको मैं कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूं, मैं इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर कर देता हूं। उसके बाद नंबर 2 है, मैं इसको वैल्यू को असाइन करना चाहूं, इसको वैल्यू असाइन कर देता हूं। और नंबर 3 है, इसको भी कोई वैल्यू असाइन करना चाहूं तो इसे भी वैल्यू असाइन कर दी। तो यहां पर देखें व्यूअर्स, आपने हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन लगाया है। अगर आप चाहें तो ये अलग अलग लाइन के साथ भी लिख सकते हैं, और अगर आप यहां पर इकट्ठी एक ही लाइन के अंदर लिखना चाहें तो आप एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। आप अपना सी का सारा प्रोग्राम एक लाइन के अंदर भी जो बना सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी नहीं हो सकेगी। हम लाइन बाय लाइन जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उससे इसके अंदर इसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप एक स्टेटमेंट एक लाइन में लिखें, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आप एक लाइन के अंदर ना लिखें। तो हमने तीनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर ली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के अंदर, और इस तरह स्टूडेंट मार्क्स के अंदर भी वैल्यू स्टोर कर ली। अब हमने फ्लोट जो वेरिएबल्स हैं इनके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, जो कि एक पाई है, और इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है एवरेज के नाम का, इसके अंदर मैं अपनी वैल्यू स्टोर कर देता हूं। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल रह गया जो कि ग्रेड है। तो वो जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं इनके गेट किसी किस्म के इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाए जाते। जैसा कि देखें इंटीजर वैल्यूज है तो मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाए, फ्लोट वैल्यू है कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाए, लेकिन जो हमारे पास कैरेक्टर टाइप वैल्यूज होती हैं उनके गेट हम सिंगल कोट्स लगाएंगे। और इसी तरह से जो हमारे पास डबल कोट्स के अंदर, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारे पास एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं तो उन कैरेक्टर्स को हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है। लैंग्वेज चूंकि हम पढ़ रहे हैं इसलिए लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं और हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये असाइनमेंट स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हम अपनी मेमोरी लोकेशंस पर अपनी मर्जी की वैल्यूज असाइन करने जा रहे हैं। तो तरीकेकार ये है कि राइट साइड पे वैल्यू होगी, देन ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा और फिर ये हमारे पास वेरिएबल का नाम होगा।
जिस तरह से हमने यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की है, अगर हम चाहें तो हम यही इनिशियलाइजेशन यहां पर भी कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी होती है कि हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं या हम असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। मैं अगर इस लाइन को यहां से खत्म करना चाहूं या मैं चाहता हूं कि ये कमेंट्स के अंदर बन जाए और मैं यहां पर इसको यहीं पर असाइन कर दूं, तो यही जो मेरी स्टेटमेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन थी, ये क्या बन जाएगी? ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बन जाएगी। तो हमारी मर्जी है कि हम यूं ही वेरिएबल को डिक्लेयर करें, उसके साथ ही वैल्यू असाइन कर दें, या हम बाद में जो उसको वैल्यूज असाइन करें। इसी तरह अगर मैं यहां पर वैल्यू असाइन करना चाहूं तो यहां भी वैल्यू असाइन कर सकता हूं। लाइक जैसे मैं यहां पर कहता हूं कि 45 और कॉमा के बाद अगेन 65। तो ये जो मेरी दो लाइनें हैं ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होंगी, जबकि ये जो मेरी फर्स्ट लाइन है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाएगी। तो इस लाइन में वेरिएबल डिक्लेरेशन भी आ जाएगी और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी आ जाएगी। आज का जो लेक्चर है वो खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सेगमेंट। वीडियो देखने का शुक्रिया। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करना और नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही आपका मेजबान उस्मान अहमद आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।